आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें हम लोग कुछ अलग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था जो जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे, जिसमें बॉन्डिंग बना रहे थे। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होता इसमें भी यही है। लेकिन उससे कुछ बातों के जवाब हमारे पास नहीं मिल रहे हैं। पहला कि जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है। एक ही बॉन्ड के द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो डिस्टेंस है, डिसोसिएशन एनर्जी है, वो अलग अलग होती है। डायरेक्शन का पता नहीं चलता। डायरेक्शन, पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो नहीं मिलती। जैसे कि उनकी शेप और ज्योमेट्री अलग अलग है, जबकि मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एक ही तरह से हो रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता चला। तो फिर अलग थ्योरीज आई। उस थ्योरीज का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? टर्म जो इंट्रोड्यूस करी थी, ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी, वो थे साइंटिस्ट हिटलर एंड लंडन। डेवलप किसने करी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसने करी? तो डेवलप्ड बाय पॉलिंग। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इस थ्योरी को जनरेट करा, इस थ्योरी को बताया, इसके बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या हम ये कह सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये डिपेंड करती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का वर्ड मीनिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मीनिंग रहता है कि मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब दो ऑर्बिटल मर्ज होते हैं तो हम उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे हम इस तरह से दो ऑर्बिटल है वो मर्ज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग वर्ड वहाँ पर यूज करते हैं। तो ओवरलैपिंग इज मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल की होती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जो ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ध्यान देंगे, ओवरलैपिंग हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल की होती है। अच्छा, ओवरलैपिंग ज़्यादा या कम, स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना, वो क्या होता है? कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बॉन्ड वीक होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग develop the strength जो डेवलप होती है वो इसी से होती है। जैसे कि सपोज करिए ओवरलैपिंग ऐसे मेरे बीच में हुई इन फिंगर, इसमें जो मर्ज हुआ ये कम मर्जिंग हुई तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होती है, इस तरह से हो जाए, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो किस पर डिपेंड कर रही? मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इस तरह से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये वाली बात समझ में आती है। इसी के साथ साथ और किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक्सटेंट पर, दूसरा ऑर्बिटल पर। ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? जैसे एस एस ऑर्बिटल है,
तो वो SS ऑर्बिटल ज़्यादा एक्सटेंट में चले जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उस पर वो डिपेंड करती हैं। अगर ऑर्बिटल SS है तो SS के बीच में हो रहा है, SS मतलब एक एटम्स का जो ऑर्बिटल S है, दूसरे एटम्स का ऑर्बिटल है वो भी S है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें जो होगी वो ज़्यादा एनर्जी होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि PP ऑर्बिटल है उसमें कम होगी, SS में ज़्यादा होगी। ऐसे ही शेल पर भी निर्भर करता है, शेल पर भी निर्भर करती है। यदि शेल जैसे पहली सेल है, दूसरे एटम की पहली सेल है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर पहले की सेल फर्स्ट है, दूसरे की सेल सेकंड है तो उसमें कम होगा। इसमें नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो वो किस तरह से होता है। सपोज करिए 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन का एटम है A, मैं लेता हूँ, दूसरा एटम है हाइड्रोजन का B, ये इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऑफ A, इससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ B। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, यहां पर हम इसका एक ग्राफ भी बना करके देख सकते हैं। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स, अभी ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर हैं, अभी ये मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूरी पर हैं। ये मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, ये थोड़े यहां पर हैं, जैसे जैसे ये पास पास आएंगे तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। ये है इनकी एनर्जी और ये है डिस्टेंस, यानी कि इस तरह से हम एनर्जी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ देख रहे हैं। तो इमेजिन करना है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, ये जो एटम्स है पास पास आ रहे हैं, तो पास पास आने के कारण से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। सेम यहां पर भी होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और इनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और एक कंडीशन आएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। इस मिनिमम कंडीशन पर इनका अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो मिनिमम कंडीशन पर ये अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या अट्रैक्शन हुआ, इसके बीच अट्रैक्शन हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके बीच में देखें न्यूक्लियस, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन होगा। सेम यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये भी रिपल्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा, ये भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन क्या होगा, रिपल्सन फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है एटम्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। इस कारण से यहां पर एक अट्रैक्शन होने के कारण से मॉलिक्यूल H2 डेवलप हो जाएगा और यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और अगर और ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे तो ये डिस्टेंस इनकी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। अब ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनने को बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स यहां पर बना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स यहां पर बन रहा है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कहलाती है, यानी कि ये इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी। और ये हाइड्रोजन के केस में ये जो एनर्जी है ये 435.8
किलो जूल पर मोल होती है। अच्छा, यहीं पर इसके बीच जो डिस्टेंस है यही इसके न्यूक्लियस की इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस भी कहलाती है, या बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है, ये है 74 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो या अगर हम यहाँ देखें फॉर एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बनना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बेसिकली ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स थे वो आपस में ओवरलैप किए। जैसे जैसे एटम्स पास आते हैं, पास आने पर उनके बॉन्ड जो बन रहा है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। इसी वजह से ये जो है यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम जो कि अलग अलग है, दूर दूर हैं, हाइड्रोजन एटम की तुलना में मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है, और ये स्टेबिलिटी रहने के कारण मॉलिक्यूल बन जाता है। ये बात हमें यहाँ पर समझनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में। इसी तरह से अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसके कारण बॉन्डिंग होती है। ये केस हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले नहीं पता था कि किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। एक कॉन्सेप्ट था बस कि शेयरिंग हो रही है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। ठीक है, अपोजिट ऑर्बिटल्स वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग करते हैं, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में भी जिसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वही ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसे आप उतार लेंगे, समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या होती है, 1s1। इसका मतलब इसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसकी भी एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। 1s1 होने के कारण से इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं और H2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ओवरलैपिंग अपोजिट डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल की होगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की होगी। जैसे और कोई मॉलिक्यूल्स हम देख लेते हैं, और कोई मॉलिक्यूल सपोज H2O का बनना देख लेते हैं। H2O का बनने में H2O, इसमें H है, H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। दूसरा H में मान लेता हूं, इसका भी 1s1। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। ये है इनका ऑर्बिटल बना लीजिए, ऑर्बिटल डायग्राम 2p4 का। ये मैंने 2p4 का ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन का बना लीजिए 1s1। इधर दूसरे हाइड्रोजन का बना लीजिए 1s1। होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप कर जाएंगे। ये ऑर्बिटल ओवरलैप करने से H2O मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस, इसी तरह से इस मॉलिक्यूल्स में ये बन जाते हैं। ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अपोजिट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ओवरलैपिंग में हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे निर्भर करती है वो देख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने देख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ी है कि एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग कितनी ज़्यादा है उससे हमें पता चलेगा। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। शेल जैसे फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल का एक एटम की फर्स्ट सेल दूसरे एटम की फर्स्ट सेल के बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा होगी। फर्स्ट सेल सेकंड सेल है तो उसमें कम होगी, इसी तरह से ये कम होती चली जाएगी। एस ऑर्बिटल है और एस और पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग में ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड ही क्यों ना हो। इन कुछ बातों का जवाब हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, उतार लेंगे इसे। तो अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग में सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा को हम सिंबल ये सिग्मा से शो करते हैं और पाई को इस तरह के सिंबल से शो करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है तो हमें ये पता होना चाहिए जो कि एस ऑर्बिटल के अलावा जो बाकी के ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पर जाते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यहीं पर देख लेते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में एस, पी, डी और एफ ये ऑर्बिटल है। S4 शार्प, P4 प्रिंसिपल, D4 डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज और F4 फंडामेंटल। तो यहाँ पर S जो शार्प है इसी वजह से इसका नाम S है, P, D और F। इसकी जो शेप है वो सर्कुलर होती है, ये बीच में न्यूक्लियस है इस तरह से। प्रिंसिपल यानी कि P की जो होती है वो डंबल शेप्ड है। D की जो होती है वो डबल डंबल होती है, ये हमें 10th में भी शायद पढ़ा हो। और इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, वेरी कॉम्प्लेक्स, आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होता। यानी कि अगर मैं यहीं पे बना दूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है तो इसमें न ये वाई एक्सिस में है न जेड एक्सिस में, इस तरह से नहीं होती। उधर पी में, पी के लिए पी में कैसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस पर भी होता है पी एक्स, पी वाई पर भी होता है और पी जेड पर भी होता है। ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस, इस तरह से ये एक्सिस होते हैं। तो यानी कि जो इनकी डायरेक्शन है वो होती है। ऐसे ही डी की भी डायरेक्शन होती है। डी की डायरेक्शन को हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि डी एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पर इस प्लेन में अगर है तो हम ये देखते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन।
एक्स वाई, सेम डी वाई जेड। अगर इस तरह से बनाया जाए तो हम अगर ये माने कि ये y है और ये z है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा dy z। अगर d को यहाँ माने z x तो आप इस तरह से बना लीजिए x और z में है तो हम ड्रॉ करके पैटर्न हम क्लियरली नहीं इमेजिन कर सकते, इस तरह से बनेगा। फिर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो डी एक्स और वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लेन में भी है वाई प्लेन में भी है। तो हमारा जो ग्रुप बनता है फिर इस तरह से बनेगा x और y, ये x एक्सिस में इस तरह से छोटा सा लूप बनेगा यहाँ पर, और dy एक्सिस में, ठीक है, ये छोटा सा लूप बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर ही देना dx यानी कि ये x और y के कोऑर्डिनेट्स पे हैं, यहाँ पर x और z यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना तो x पर है ना z पर है, उन दोनों के बीच में है। ऐसे ही ये है ना x पर है ना y पर है, दोनों के बीच में, ये y पर है z पर है, दोनों के बीच में, किसी एक पर नहीं है, कंप्लीटली इस पर नहीं है। और एक होता है डी जेड स्क्वायर, उसे देख लेते हैं। एक होता है d, तो d होता है जेड स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ये z प्लेन मान लूँ, ये मानता हूँ z प्लेन मान लेता हूँ, ये सपोज x है ये y है, या ये y है और ये x है, तो यहाँ पर जो लोब बनेगा वो z पर ही बने, यानी कि दोनों लोब जो बनेंगे वो z पर ही बनेंगे और एक लोब जो इसके सराउंडिंग में घूमता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास d ऑर्बिटल में टोटल d सबशेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 4 और 5। तो हमें पता ही है कि d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने होते हैं, p में 3 होते हैं, px py pz, px py pz। यानी कि अगर मैं p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है तो अगर ये x प्लेन में है तो x, अगर ये y प्लेन में है तो py, और अगर ये z प्लेन में है, z प्लेन में है तो ये pz। इस तरह से ये हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इसे आप उतार लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पर हम बता देते हैं सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है जब ओवरलैपिंग जो होती है, जब ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, हेड टू हेड, यानी कि अगर ये s ऑर्बिटल एक एटम का है और ये दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल ये s ऑर्बिटल, तो ये मिल जाते हैं, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो s ओवरलैपिंग कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, s ओवरलैपिंग कहलाती है। उसके अलावा जैसे कि px है या दूसरा भी px है, px, तो यहां पर क्या होगा, ये जो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या कहलाएगी, सिग्मा बॉन्डिंग कहलाती है, यानी कि हेड टू हेड हो रहा है। s और p में भी हो सकता है, ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, इसमें जो ओवरलैपिंग हुई
हेड टू हेड हुई, तो ये भी क्या होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्डिंग है, हर एक सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। Every single bond is sigma bond. Single bond is sigma bond. ये क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। सपोज करिए पूछ लिया आपसे C2H6 में सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, तो C2H6 का स्ट्रक्चर हमें बना लेना है। 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट कर लीजिए। हमने क्या कहा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी, ये सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड इज 6। ठीक है, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अब उसमें अगर आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इन डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड बनता है तो 1 बॉन्ड इज सिग्मा। सपोज यहां पर है C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड C, बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या होगा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहली बात। और दूसरा है, हर एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन ट्रिपल बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में 1 इज सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि C2H2 कंपाउंड बना लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड 1 इज सिग्मा, तो जो बीच वाला बॉन्ड होता है ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा। तो यहां पर कितना हो गया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। आपके पास सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए जरूर आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होता है, देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड होता है। हेड टू हेड जब किसी में बॉन्डिंग होती है तो उसमें एक्सटेंट यानी कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या बात होगी, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये रिएक्शन देते हैं कुछ, यानी कि अगर ये है कि किसी ना किसी तो रिएक्शन देगा, तो ये जो होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ ध्यान रखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। एस बॉन्डिंग में PP बॉन्ड है, PSP बॉन्डिंग में होता है, स्ट्रेंथ होती है इसमें, स्ट्रेंथ। और रिएक्शन कैसी देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये है सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब हम करते हैं बात पाई बॉन्ड के बारे में।
पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है? लेटरल ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग, या हम कह सकते हैं साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये है पी वाई, सेकेंड ये इसका एक्सेस है, यहाँ पर भी ये पी वाई है। तो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? ये इस तरह से साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऑर्बिटल, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस तरह से ये काम किया जा सकता है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्डिंग में वीक बॉन्ड होते हैं, थोड़ा सा ये वीक होते हैं, यानी कि एनर्जी इनकी कम होती है, सबसे पहले ब्रेक हो जाते हैं, रिएक्शन में सबसे पहले ब्रेक हो जाते हैं। साइड बाय साइड होती है, वीक बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है। अब क्या होता है? इन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड होता है। इन ट्रिपल बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। लाइकवाइज मैंने ये करा C2H4, तो क्या बना? C डबल बॉन्ड C और 2 H मैंने निकाल दिए। मैं इस तरह से करता हूँ, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। पहले बताया था एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड सिग्मा होंगे। तो यहाँ पर अगर सिग्मा और पाई आपसे पूछे जाते हैं तो पाई बॉन्ड कितना है? 1। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड सिग्मा होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? यहां पर चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में है C2H2, तो इसे बना लीजिए बॉन्ड CH और H। ये सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं। इसमें एक सिग्मा होगा, बीच वाला बॉन्ड जो होगा ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा। तो 1 2 3 सिग्मा एंड 1 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो बॉन्डिंग निकालनी आनी चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड हमें जरूर निकालेंगे। नेक्स्ट है ये जो किस टाइप के रिएक्शन देता है, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जहां पर भी पाई बॉन्डिंग होगी ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये वाली बात पाई और सिग्मा बॉन्ड में आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ जैसे बॉन्डिंग है वो हम बना के देख लेते हैं। कुछ और बॉन्ड है जो हम बना के देख लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग हमने देख ली थी। अब सपोज F2 मॉलिक्यूल्स की बना लेते हैं। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p 3। फ्लोरीन 9 होता है 2p5। तो P का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो P का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है 1 2 3 4 5। ये एक F का है। इसी तरह से दूसरे F का भी क्या बनेगा 1 2 3 4, और ये जो होगा एक डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। चेंज होता है कोई फ्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरह से, तो यहाँ पर क्या बना हुआ ये PP ओवरलैपिंग हो गई। और क्या बना रहा है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड होगा।
ठीक है। दूसरा, जैसे कि अब मैं बना रहा हूँ HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड H में होगा 1s1, F में होगा 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ पर 2p5 का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना लीजिए 1s, एक इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिटली डायरेक्टेड होगा, इन दोनों के बीच में ये बनेगी, यानी कि इसका कौन सा ऑर्बिटल है s, इसका कौन सा ऑर्बिटल है p, यानी कि s और p ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो ये भी सिग्मा बॉन्डिंग है, s और p। तो s और p ओवरलैपिंग, इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। इसे उतार लीजिए और इसे थोड़ा सा